नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो एक एक कर हम पूरे पहलुओं को पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस को काफ़ी सरल शब्दों में समझें, क्योंकि इसमें कुछ वेक्टर और मैट्रिक्स का फॉर्म रहता है। इसी से रिलेटेड पूरी कहानियाँ मल्टीवेरिएट में गढ़ी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस जैसा नाम है, इसमें जो वेरिएबल होंगे वो बहुत सारे होंगे। ठीक है, डायमेंशन जो होगा वेरिएबल का वो मोर देन वन होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अभी हम लोग पढ़ रहे थे y = 2 2x + 3, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है ना। कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं y1 = x1 2 + 3, y2 = 2x2 + 3, ऐसे करके yn = हमारे पास एक डेटा सेट मिल गया y1 y2 yn। ठीक है ना। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 डॉट डॉट yn। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। कर कि आपको मल्टीवेरिएट के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेक्टर का और मैट्रिक्स का। मोटी मोटा यही कहानी है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि एक अगर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का हो जिसमें एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी हैं, तो कहते हैं कि ए बी सी डी एलिमेंट हो गए, ये आपका रो हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो अब मैं कहूं कि इसमें कौन कौन से वेक्टर हैं, तो वेक्टर का मतलब कि जो भी कॉलम या रो के हिसाब से आप चूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कॉलम को चूज किया, इसमें कितने एलिमेंट आ गए, ए और सी। इन दोनों को एक साथ मैंने रख दिया, यही हमारा एक वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि इस वेक्टर का क्या डायमेंशन है। जैसे इस मैट्रिक्स का डायमेंशन आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 × 2 है, 2 रो 2 कॉलम है। वैसे ही कहा जाएगा कि आपका वेक्टर का क्या है, मतलब इस वेक्टर का डायमेंशन क्या है। तो नंबर ऑफ रो काम आप काउंट करिए तो 2 हो जाएगा। कॉलम क्या है, 1, तो 2 × 1। तो बस अगर आप अच्छे से वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है, सिंपल। अगर मैंने लिखा कि एक यक्स है, कोई भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल मल्टी डायमेंशनल है, मतलब n × 1। ठीक है, अगर ये n × 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक वेक्टर है जिसमें n रो है और क्या है, एक कॉलम है। अगर एक रो और सॉरी n रो और एक कॉलम है तो क्या लिख सकते हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। मतलब इस x n × 1 जो हमारा वेक्टर है जिसका डायमेंशन n × 1 है, उसमें कुल कितने वेरिएबल है, x1 से लेकर xn तक। इसी को हम लिखते हैं x n × 1, मतलब जिसका डायमेंशन n × 1 का है, जिसमें रो n है और कॉलम 1 है। अगर मैं लिख दूं कि एक आपको मैट्रिक्स लिखना है x 3 × 3 का, मतलब आपका जो मैट्रिक्स x है वो 3 × 3 का है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ, मैट्रिक्स एक वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। तो किसी फॉर्म का हो सकता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, x11 x13, फिर x21 x23 x31 x33, ऐसे करके आएगा। तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब मैं जनरली अब समझता हूँ कि समझ गए होंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर आप सिंपली जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे हमने कोई के एम एन ओ डॉट डॉट कुछ भी हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए कैपिटल ए। तो मैं पूछूं कि, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये कोई n × n का है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें वेक्टर कौन कौन से होंगे, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये कॉलम वेक्टर हो गया, एक ये कॉलम वेक्टर हो गया और ये एक कॉलम वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका मैंने नाम दे दिया कुछ, मान लीजिए T1, इसका दे दिया T2 T3 T4। ठीक है, तो अब T1 वेक्टर में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, A डॉट डॉट के तक आएगा। T2 में क्या आ जाएगा गुरु, B से लेके M तक आ जाएगा। तो ऐसे करके एक एक वेक्टर। अब हमारे पूरा मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो जाएगा, T1
T2 डॉट डॉट, अगर मैंने इसको Tn मान लिया तो Tn, ये हमारा जो मैट्रिक्स, इसको मैंने जेड मान लेते हैं कैपिटल, ये हमारा एक मैट्रिक्स T1 सिलेक्ट किया होगा Tn। अब एक T1 इंडिविजुअली क्या है, वेक्टर है, ठीक है। T2 क्या है, वेक्टर है, Tn क्या है, वेक्टर। ये अगर आप इतना समझ गए कि वेक्टर और मैट्रिक्स क्या है, कैसे लिखते हैं, तो आप आसानी से मल्टीवेरिएट एनालिसिस को समझ सकते हैं, ठीक है। और बेसिक डिफिनीशन आप लोग अगर जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिवेरिएट में क्या होता है, अगर मैंने लिखा कि एक्स फॉलो नॉर्मल विथ मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो अगर मैं पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलते थे म्यू। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर होगा, यही आप लोग कहते थे। तो अगर मैं अब यहीं आपसे बोलूं यूनिवेरिएट केस में कि y इजकल टू ए एक्स प्लस थ्री, तो पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, तो आप लिखते थे a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस थ्री ए म्यू प्लस। सेम टू सेम हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअल जैसे यहाँ पे निकाले हैं, अब हमको मल्टीवेरिएट में क्या कर देगा कि बोल देगा कि मान लीजिए यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है। अब ये एक वेक्टर दिया, इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, तो जैसे यहाँ पे निकालते थे y पे अप्लाई करके एक्सपेक्टेशन, इस एक्सपेक्टेशन को y1 से करेंगे, y2 को करेंगे, y3 करेंगे। बस इसी का जनरलाइज यूनिवेरिएट का जनरलाइजेशन क्या होता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो जैसे करा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ वेक्टर एक्स पी क्रॉस वन, मैं लिख दे रहा हूं एक्स पी क्रॉस वन क्या होगा, x1 मतलब पी रो, लिख लीजिए x2 डॉट डॉट एक्स पी। अभी हमारा क्या हो गया, पी क्रॉस वन हो गया। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं लिख दिया एक्स पी क्रॉस पी, मतलब पी रो है, पी कॉलम है, तो ये पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा वेक्टर डॉट डॉट पी वेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे x11 होगा, x12 होगा, यहाँ पे x1p होगा, फिर x21 होगा, ऐसे करके यहाँ पे xp1 होगा, लास्ट में क्या होगा, xpp होगा। तो ये है, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये हेजिटेशन दूर है मैट्रिक्स और वेक्टर का, तो आप पूरी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं मल्टीवेरिएट को, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, हम लोग एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर एक्स पी क्रॉस वन है, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट एक्सपी, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो अच्छा, वेक्टर का लिखने का नोटेशन ऐसे है, या कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली भी लिख सकते हैं, जैसा आपके एग्जाम में आएगा। वेक्टर अगर बोल रहा है कि वेक्टर एक्स इसी फॉर्म में दिया तो इसी को मान लीजिएगा, अपने में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख देंगे, जिसका मतलब समझ जाएंगे लोग कि हाँ ये वेक्टर को डिनोट करता है। तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर बोल दिया निकालना है, तो जितने भी वेक्टर पहले लिख लेंगे x1 से लेके xp तक, और उस एक्सपेक्टेशन को इंडिविजुअल पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इंटू वाई। जैसे कह रहा है कि एक वेक्टर x है जो p क्रॉस वन का है, तो कह रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है y में, तो हमने y जैसे सिंपल ये समझिए। अच्छा, जब भी दिक्कत हो मल्टीवेरिएट में, आप उसको तुरंत यूनिवेरिएट से कंपेयर करिए। जैसे x है यूनिवेरिएट में, इसको y में कन्वर्ट करना है यूनिवेरिएट में, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब मैं पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, ए एक्स का म्यू प्लस बी होगा, सेम टू सेम इसमें होगा। अब यहाँ पे हर बार मैं इस फॉर्म में न लिख के सिंपल मैं वेक्टर लिख रहा हूं, और ऐसा समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये y का मतलब यही है कि इसमें y2 डॉट डॉट yp तक वेक्टर होंगे, ठीक है। इसको सिंपल नोटेशन में y लिख दिया कि p क्रॉस वन का वेक्टर है। आगे समझ में, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक। ए हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, प्लस बी एक कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब यहां से एक्सपेक्टेशन आप लेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, मी वाई हो जाएगा। ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपको म्यू पता है, तो ए म्यू प्लस बी हो जाएगा। अब अगली बात आती है कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिखने की। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिखने का मतलब यही होता है कि अगर मैं कहूं कि वेरिएंस ऑफ एक्स क्या लिखते हैं आप लोग, यही ना लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब
कोवेरियंस में क्या फॉर्मूला होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यही लिखते थे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग मल्टीवेरिएट में करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर एक्स है इसका कोवेरियंस क्या डिनोट कर रहा है, सिग्मा, समेशन के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए। अब कोवेरियंस यहाँ पे लिख दिया हमने, एक्स है, अब एक्स क्या लिख सकते हैं, x1 से लेके xp। अब कोवेरियंस तो दो के बीच में निकलता है, यहाँ पे कितने वेरिएट है, x1 से लेके xp तक। अब कोवेरियंस किनके किनके बीच निकलेगा ये समझना होगा हमको। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं क्या करना होगा। देखिए, कोवेरियंस ऑफ x1 लेके xp, पहले आप ये समझ लीजिए कि सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है कोवेरियंस टर्म लिखने का वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू का फुल ट्रांसपोज। ये अगर ध्यान से देखें तो ये यही फार्मूला है। कहने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये वेक्टर है। अब इसका वैल्यू म्यू है, लिख देंगे। फिर हमारा होता है वाई में, वाई यहाँ पे क्या है, एक्स का ही फॉर्म है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, सिंस ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसपोज लगाते हैं। आया बात समझ में, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोवेरियंस को अगर मैं लिखूं इसको क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि कोवेरियंस ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xp, अगर मैं मान लीजिए केवल दो टर्म लेता हूं, x1 x2 के बीच कोवेरियंस लेता हूं, क्या होगा ये, कोवेरियंस ऑफ x1 खुद का कोवेरियंस x1 के साथ, फिर x1 का x2 के साथ कोवेरियंस x1 x2 होगा, फिर यहाँ पे कोवेरियंस x2 x1 होगा, फिर यहाँ कोवेरियंस x2 x2 होगा। कोवेरियंस x1 x1 खुद वेरियंस ऑफ x1 हो जाएगा और ये वेरियंस ऑफ x2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, इसमें चार टर्म आएंगे। ठीक है, इसका खुद के साथ, फिर इसका जो अगला टर्म उसके साथ, अगर यहाँ 3 रहता तो एक और टर्म आगे ऐड होता कोवेरियंस ऑफ x1 x3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, डैश, मतलब ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये एक नोटेशन है लिखने का, किसको, कि कोवेरियंस किसी एक वेक्टर का कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स को हम लोग इस फार्मूले के तहत हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फार्मूला आपका यूनिवेरिएट में ये होता है वैसे इसमें फार्मूला ये होते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लग जाता है। अब हमने आपको बता दिया कि कोवेरियंस ऑफ x1 डॉट डॉट xp को कैसे आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे होगा, मान लीजिए कोवेरियंस को मैं सी से डिनोट करता हूँ, किसके किसके बीच में, x1 x2 के बीच में। अब ये x1 यहाँ पे x2 मान लीजिए, यहाँ सब किसके पास आएगा, xp लास्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोवेरियंस ऑफ x1 xp। फिर इसकी बारी आएगी x2 का x1 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोवेरियंस x2 x1, फिर खुद के साथ कोवेरियंस ऑफ x2 x2 डॉट डॉट कोवेरियंस ऑफ x2 xp लिख लेंगे। ये फिर आएगा p का x1 के साथ, तो कोवेरियंस xp x1 हो जाएगा, और अंत में क्या हो जाएगा, कोवेरियंस xp xp हो जाएगा। ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ xp। ये पूरा लिखने का नोटेशन होता है कोवेरियंस ऑफ xp। ये जो अपने लिखा इसी को लिखने का ये तरीका है। ये छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसका अगर जनरलाइज करोगे तो इतना बड़ा आएगा। आगे समझ में, सिग्मा आई जे ये छोड़ दीजिए, ये सिंपल यूनिवेरिएट है कि सिग्मा आई जे, मतलब ये हमारा पूरा एक मैट्रिक्स है, कोवेरियंस मैट्रिक्स है। कह रहा है कि आईएथ जेथ एलिमेंट, इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का आईएथ जेथ एलिमेंट, आईएथ रो, ठीक है ना। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे निकालना है। आया बात समझ में, तो ये सिंपल सा फार्मूला एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वाई जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जे, यहाँ पे वाई जे क्या है, एक्स जे, तो एक्स जे माइनस म्यू जे हो जाएगा। ये यूनिवेरिएट है, सिग्मा आई जे का मतलब केवल इस पूरे कोवेरियंस टर्म में से आईएथ जेथ एलिमेंट, अगर ये पी क्रॉस पी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें से केवल एक एलिमेंट, ये होगा नहीं वैसे कुछ और होगा, पी प्लस 1/2 होता है, खैर, तो उसका केवल एक एलिमेंट, इसकी बात कर रहा है सिग्मा आई जे एफ एलिमेंट ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा। वेरिएंस को सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा तरीका कैसे लिखेंगे।
अभी कोरिलेशन मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोवेरियंस होगा, फिर वेरियंस होता है, ठीक है ना। वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई यूनिवेरिएट में होता है, इसी फॉर्म में लिखना है, लेकिन अभी इसको जानिए मत। अभी कोवेरियंस से तक समझिए, उसके बाद जब आएगा तो उसको हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ थ्योरम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वेक्टर एक्स है जिसको x1 से लेके xp तक लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि इस x को ऐसे लिखना है, x1 डॉट डॉट xp, इसका मतलब होता है p क्रॉस 1, ठीक है ना। लेकिन ये इसने ऐसे लिखा है, तो ये वही चीज है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे a2 3 है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, a2 3। है बात समझ में। तो एक्स को चाहे इस फॉर्म में लिखिए या ट्रांसपोज के फॉर्म में, रो के फॉर्म में लिखिए, बात एक ही है। कर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू है, कोवेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा है। आप y ले लिया ए एक्स प्लस बी, तो बताओ कि y का कोवेरियंस क्या होगा। एक्सपेक्टेशन तो सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ y हम लोग ऊपर निकाले हैं, ए हमारा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा प्लस b होगा, ये फिर हो जाएगा ए म्यू प्लस। कोवेरियंस ऑफ वाई निकालना है तो सिग्मा वाई, तो कोवेरियंस वाई लिख देंगे। अब कोवेरियंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का ट्रांसपोज ले लेंगे, यही फार्मूला होता है। लेकिन अभी जस्ट ऊपर देखें, कोवेरियंस एक्स का फार्मूला लिखने का तरीका ये है, इसी के तहत हम लोग कोवेरियंस वाई का फार्मूला लिख दिया। अब y की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी पुट कर दिया यहाँ पे। फिर इसका अगर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और सेम टू सेम टर्म इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वाई वहीं लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वहीं लिखेंगे। अब ए एक्स प्लस बी सेम टू सेम माइनस इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ए म्यू, ए होगा ए म्यू प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए म्यू माइनस बी हो जाएगा, और यही पूरा टर्म इसमें भी आएगा, फोर ट्रांसपोज। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, अब ध्यान दीजिएगा ये बी और ये बी कैंसिल आउट होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैट्रिक्स या वेक्टर का फॉर्म हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हो जैसे कि मान लीजिए बी एक्स माइनस बी जेड, अब मैं कहूं कि अगर सिंपल हम लोग यूनिवेरिएट में करते थे कि अगर बी कोई एक नंबर है कांस्टेंट का और x माइनस बी जेड है, तो इसको हम लोग लिख देते थे x माइनस जेड इंटू बी राइट हैंड साइड में। तो बस ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स या वेक्टर के नोटेशन में जिधर से कॉमन हो रहा है जिस साइड से, उसी साइड में लिखेंगे। यहाँ पे कॉमन किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको लिखेंगे वी एक्स माइनस जेड। तो वही है, यहाँ पे ए एक्स ए म्यू है, तो यहाँ से ए कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स माइनस म्यू हो जाएगा। अब ये पूरी जो टर्म है ए एक्स माइनस म्यू यहाँ पे आएगा, लिख लेते हैं ए एक्स माइनस म्यू का होल ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज इसी का लेना है, तो आपको पता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए होता है। एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर बाद में ए ट्रांसपोज आएगा। अब ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन अगर लेंगे 2x, तो 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैट्रिक्स का मतलब यही होता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, x1 का टर्म नहीं है, यहाँ पे 2 2 3 0 ऐसे टाइप का है, ठीक है ना, वो सब वैल्यू फिक्स्ड है। तो यहाँ से अब देखिए, फिर ए हमको कॉमन लेना है, एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन अंदर आएगा, ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल ट्रांसपोज, ए बाहर हो जाएगा प्राइम। अब ये ध्यान से दीजिए किसका फार्मूला है, कोवेरियंस एक्स का फार्मूला है, यही ना है कोवेरियंस एक्स का फार्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू का होल ट्रांसपोज। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोवेरियंस ऑफ एक्स हमको क्या पता है, सिग्मा, यहाँ पे लिख देंगे ए। तो दोस्तों ये हमारा सिग्मा वाई जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सिग्मा ए डैश। इस फॉर्म में हम वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया है। अगर डायरेक्ट मैं आपसे कोवेरियंस ऑफ वाई पूछूं, तो जो कांस्टेंट, इसको आप भूल जाइए, जैसे आप लोग बैंक में निकालते थे कांस्टेंट 0 होता है, बस इसको ध्यान दीजिए, जो वेरिएबल के पहले कांस्टेंट उसको लिख लीजिए, फिर इसका कोवेरियंस लिख लीजिए, उसके बाद पहले वाले वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, यही आपका होगा, ठीक है। फिर एक नया है लिखने का तरीका कि अगर x एक p क्रॉस 1 वेक्टर है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि x आपका क्या है, x1 से लेके
तक एक वेक्टर है। फिर y भी एक अनदर वेक्टर है जो है q क्रॉस वन डायमेंशन का। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल ट्रांसपोज, ये लिखने का तरीका है। अब है पार्टीशन ऑफ कोवेरिएंट मैट्रिक्स। तो जो कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा है इसको पार्टीशन करना है। पार्टीशन का मतलब ये है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लीजिए एक घर है, उसको ब्रेक कर दीजिए दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, ठीक है। तो यही इसमें भी है, ये आपका है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं चार पार्ट में तो कैसे, मतलब ऐसे लाइन खींच देता हूं, एक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ टूटेगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार तोड़ते हैं देख लेते हैं। सिग्मा को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, सिग्मा, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा वन वन, सिग्मा वन टू, सिग्मा टू वन, सिग्मा टू टू। इस टाइप से ये सिग्मा हमारा ब्रेक होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉट लाइन बना देते हैं, इससे पता चलता है कि ये पार्टीशन हो गया। सिग्मा वन वन है पहला कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये दूसरा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये तीसरा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये चौथा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इनपुट होगा वहां पे चलेंगे। इनपुट हमको क्या है कि एक वेक्टर है जो p क्रॉस वन का है, ठीक है, विथ इसका मीन, मीन क्या है, म्यू है, और इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, ये आपको गिवन है। अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, पार्टीशन करना चाहते हैं कि भैया कुछ चीजें आप अलग हो जाओ, कुछ चीज हमको अलग कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे घर में अगर 100 रुपए हैं, दो भाई में बंटवारा किया, किसी को 25 मिला, किसी को 25, लेकिन ओवरऑल तो 100 ही रहेगा। वैसे ही जब भी आप वेक्टर जो भी आपको दिया है उसका पार्टीशन करेंगे तो ओवरऑल तो वही वेक्टर आएगा, बस उसकी डायमेंशन अलग हो सकती है, यही कहने का मतलब है पार्टीशन में। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक लिखा x1, दूसरा लिया x2। हमने कहा कि जो x1 है वो r क्रॉस वन का है और x2 है वो p माइनस r क्रॉस वन का है। इसका क्या मतलब हुआ, कि मतलब ये हुआ कि आपके पास x है, p रुपए है मान लीजिए, उसमें से r रुपया पहले वाला भाई ले लिया और p माइनस r दूसरा वाला भाई ले लिया। ये क्रॉस वन तो था ही, जितनी आपके पास रिसोर्सेज थे उतने में बंटवारा हुआ। तो हमने इसको r क्रॉस वन से लिख सकते हैं, x1 से लेके xr तक लिख सकते हैं। फिर आगे जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, xr प्लस वन से लेके xp तक होगा, ठीक है। तो ये p माइनस r हो गया, ये r हो गया, इसको सम करिए तो p ही आएगा, ठीक है। p क्रॉस वन ये हो गया। अब मीन, तो अब ध्यान दीजिए कि x को अगर हम मीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीन भी उसी टाइप से होगा, कि मतलब ये क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू म्यू आ रहा था। अब x को हमने पार्टिसिपेट कर दिया भाई साहब, तो अब ये एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, फिर ये इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होगा x1 पे, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्सपेक्टेशन x2 पे आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 को हमने क्या ले लिया, म्यू1 कर दिया, इसको म्यू2 कर दिया। डायमेंशन सेम टू सेम रहेगा, ये r क्रॉस वन, ये भी p माइनस r क्रॉस वन। ये लिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 होगा जो म्यू1 और म्यू2 हो जाएगा। अब हमने पार्टीशन x का एवरेज के फॉर्म में कर दिया, अब कोवेरियंस के फॉर्म में कैसे होगा, तो यहाँ पे अब हम लोग कोवेरियंस x निकालना होगा। तो क्या लिख देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल ट्रांसपोज, इसको पार्टीशन करेंगे तो ये x1 माइनस म्यू1 होगा, x1 माइनस म्यू1, x2 माइनस म्यू2 और x2 माइनस म्यू2, क्योंकि इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे, ठीक है। ये वैल्यू हमने जस्ट पुट कर दिया। अब बारी बारी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो x1 माइनस म्यू1, फिर x1 माइनस म्यू1, x2 माइनस म्यू2, ये टर्म हो जाएगा। फिर x2 माइनस म्यू2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर x2 माइनस म्यू2, x1 माइनस म्यू1, ये वाला टर्म हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो नोटेशन है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक्सपेक्टेशन इस बार अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, फिर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा।
तो हर एक एक्सपेक्टेशन जब लग जाएगा तो हमारा कोई कोवेरियंस होगा, क्योंकि यही फार्मूला होता है कोवेरियंस का। तो इसी को बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स, तो इसको हमने मान लिया ये x1 से रिलेटेड है। ये किसका है? कोवेरियंस ऑफ x1। तो इसको हमने नोटेशन दिया सिग्मा 1 1। इसको, ये 1 के बाद 2 है तो सिग्मा 1 2, ये है 2 के बाद 1 तो सिग्मा 2 1, और ये क्या है? सिग्मा 2 2। ये जो टर्म सिग्मा 1 2 है और ये जो सिग्मा 2 1 है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है। सिग्मा, अगर मैं कोवेरियंस एक्स की बात करूं, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पॉजिटिव डेफिनेट होता है, हम समझेंगे बाद में। पहले आप बेसिक बस इतना जानिए कि सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 है, मान लो यूनिट में 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो ये वही है कि सिग्मा 1 1 कोवेरियंस ऑफ x1 हो जाएगा, सिग्मा 1 2 कोवेरियंस ऑफ x1 x2 हो जाएगा, और कोवेरियंस ऑफ x2 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि अब थ्योरम याद कीजिए कि इफ एलिमेंट ऑफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ x2, देन सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1 जीरो होगा। ये कह रहा है कि हमने x को पार्टीशन किया दो पार्ट में, एक x1 दूसरा x2। ठीक है। तो कह रहा है कि x1 में बहुत सारे एलिमेंट, जैसे r क्रॉस 1 का ये p माइनस r क्रॉस 1 था। मतलब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? x1 से लेके xr तक होंगे, दूसरे में xr प्लस 1 से लेके xp तक होंगे। तो कह रहा है कि इसके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये जो दूसरा हमने पार्टीशन करने के बाद इसके, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी एलिमेंट है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे एक इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई होती है, और ये कहा जाता है कि कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या होगा? ऑलवेज जीरो। अगर इंडिपेंडेंट होंगे दोनों, ये वेक्टर इससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके एलिमेंट इससे इंडिपेंडेंट है, तो इनके बीच जो कोवेरियंस टर्म होगा जीरो। अगर कोवेरियंस टर्म जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये इनके जो एलिमेंट है दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। फर्क बस ये है कि ये यूनिवेरिएट केस में नहीं होता। यूनिवेरिएट में ये होता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो कोवेरियंस जीरो होगा। कोवेरियंस जीरो जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीवेरिएट में ऐसा होता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे भी इसका थ्योरम आगे। तो यहां तक बेसिक बेसिक चीजें रही। अगर आपको वेक्टर समझ में आया कि p क्रॉस 1 क्या होता है, मैट्रिक्स समझ में आया कि p क्रॉस p क्या होता है, मैट्रिक्स को वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं ये समझ में आया, और उसके बाद अगर ये समझ में आया कि आपको कोवेरियंस एक्स लिखना है तो उसका फार्मूला कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। अगर ये दो तीन चीज बेसिक आ रही है तो इसी पे बेस्ड पूरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। अब चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स का। उसमें पहला ये है कि पी क्रॉस पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? हमारा सिग्मा है। हम अभी नहीं पता है कि कैसा मैट्रिक्स, बस इतना है कि सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज वही होगा। इज अ कोवेरियंस मैट्रिक्स इफ इट इज नॉन नेगेटिव डेफिनिट। ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का हो गया, ओ टाइप का मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लीजिए सिग्मा है, कह रहा है कि ये एक कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। तब कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये कोवेरियंस है? तो उसके लिए आपको क्या शो करना होगा? शो कर दीजिए कि जो मैट्रिक्स है जिसको हम कोवेरियंस बोल रहे हैं वो पॉजिटिव डेफिनिट है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अब इस पे एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोई एक मैट्रिक्स दे दिया रहेगा ए इक्वल टू 2 3 2 1, कह देगा कि चेक करो कि ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा? केवल और केवल एक चीज देखना होगा कि वो पॉजिटिव डेफिनिट है कि नहीं। ठीक है। पॉजिटिव डेफिनिट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट का मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है। नॉन नेगेटिव डेफिनिट का मतलब ही हुआ तो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट हो। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, सेमी का मतलब इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा मैट्रिक्स क्या हुआ? कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। अगर वो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, अगर कह रहा है कि वो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि वही कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। ठीक है।
इसके लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। सिंस यहाँ पे कंडीशन हमारा इफ एंड ओनली इफ का है, तो नेसेसरी एंड सफिशियंट टाइप का है। तो एक बार नेसेसरी लेंगे, सफिशियंट प्रूफ करेंगे, एक बार सफिशियंट लेंगे, नेसेसरी को प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन लिया, इफ एंड ओनली आपको दो पार्ट में भी इफ एंड इफ लिख सकते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि अगर हमारा जो सिग्मा है वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, सपोज करिए कि हमारा जो सिग्मा है वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। ये सिग्मा किसका है, एक रैंडम वेक्टर एक्स का है। हमने सपोज किया एक रैंडम वेक्टर एक्स है और इसका जो हमारा मैट्रिक्स है सिग्मा, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ये हमने मान लिया। अब हमको प्रूफ करना है कि भैया ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स होगा या नॉन नेगेटिव। तो ये प्रूफ करने हम चलेंगे। अब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट के लिए हमको क्या दिखाना हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर कोई स्क्वायर टर्म हो किसी का स्क्वायर, तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इतना हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक कोई कांस्टेंट वेक्टर अल्फा है, बिलोंग्स टू आर पी, मतलब एक हमारा कांस्टेंट वेक्टर अल्फा, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेक्टर, इसमें 1 2 3 ऐसे टाइप के, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब कांस्टेंट है ना। ये पी क्रॉस 1 डायमेंशन का एक वेक्टर है, इसका मतलब यही है। तो अब कह रहा है इसका आप क्या निकालिए, वेरिएंस को निकालिए, ठीक है, वेरिएंस ऑफ अल्फा प्राइम एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने लिखा कि एक्स हमारा पी क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, एक्स हमारा क्या है, पी क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में समझ रहे होंगे ना, जैसे अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस 2 का, दूसरा हमारा बी है 2 क्रॉस 1 का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितने डायमेंशन का होगा, जो भी सी आएगा वो एम क्रॉस 1 का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो कॉलम और रो है, सेकेंड फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अल्फा प्राइम एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, पी का, अल्फा प्राइम, अगर अल्फा आपका पी डायमेंशन का है, पी क्रॉस 1 का, तो अल्फा प्राइम क्या होगा, ये 1 क्रॉस पी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज लेंगे तो 1 क्रॉस पी होगा। अच्छा, यक्स क्या है आपका, पी क्रॉस 1 का, ये क्या है 1 क्रॉस पी का। अब ये दोनों फर्स्ट का पी, मतलब फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो जब मल्टीप्लाई कर होगा तो किस टाइप का आएगा मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 का। 1 क्रॉस 1 का मतलब कोई एक सिंगल सी वैल्यू, मतलब यूनिट वैल्यू, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा प्राइम एक्स क्या शो कर रहा है, जिसका डायमेंशन 1 क्रॉस 1 का है, मतलब एक वैल्यू, यूनिट वैल्यू। इसलिए यहाँ पे इसका वेरिएंस का जो सिंपल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो लिख देंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, ये वैल्यू, एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स होल टू द पावर स्क्वायर। आगे समझ, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स, अल्फा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो अल्फा प्राइम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ अल्फा प्राइम एक्स क्या जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स माइनस अल्फा प्राइम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्राइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, म्यू है, यहाँ पे अल्फा प्राइम म्यू हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए, फिर अब कॉमन वाली चीज लेने वाली बात आ गई, तो जो लेफ्ट में है तो अल्फा प्राइम कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, फिर एक्सपेक्टेशन अल्फा प्राइम। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी आप वेक्टर मैट्रिक्स में पढ़िएगा, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको एक्स इंटू एक्स मत लिखिएगा, इसको जनरली लिखा जाता है एक्स एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। अगर वो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा एक्स सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना, आई गोज टू एन, इसको हम लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। एक्स अगर एन क्रॉस 1 की वेक्टर हो तो एक्स ट्रांसपोज 1 क्रॉस क्या होगा, एन होगा। तो समेशन एक्स आई कोई एक यूनिट वैल्यू आएगी, समझ रहे हो ना। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 डॉट डॉट एक्स एन लिख देंगे, 1 रो एन कॉलम, इसको लिखेंगे x1 डॉट डॉट एक्स एन,
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डॉट डॉट एक्स एन स्क्वायर, एक यूनिट वैल्यू आएगी। आ रहा समझ में? क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग एक्स एक्स ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये पूरी मैट्रिक्स आएगी। देखिए कैसे, एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन होगा, एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन होगा। तो अब इस एक्स का एक्स वन के साथ होगा तो एक्स वन होगा, फिर एक्स वन का एक्स एन के साथ होगा, फिर एक्स एन एक्स वन होगा, फिर एक्स एन होगा। तो ये दोनों में फर्क है। एक्स ट्रांसपोज एक्स का मतलब होता है सिंगल सी एक वैल्यू, एक कोई डिजिट, और एक्स एक्स ट्रांसपोज का मतलब होता है कि एक पूरी मैट्रिक्स। आया बात समझ में? तो मैं यही कह रहा था कि इसको हमको क्या लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे इसको, अल्फा प्राइम एक्स माइनस में, तो हम जस्ट क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा कि एक्स, इस पूरी क्वांटिटी का ऑफ एक्स मान लीजिए, एक्स इक्वल टू अल्फा प्राइम एक्स माइनस म्यू, एक्स स्क्वायर मान लीजिए निकालना है तो एक्स एक्स ट्रांसपोज लिख लेंगे। ठीक है, एक्स एक्स ट्रांसपोज लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्राइम एक्स माइनस म्यू, फिर एक्स ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज, तो एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज, फिर अल्फा हो जाएगा, अल्फा डैश का डैश क्या होगा, अल्फा ही आएगा। तो इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये एक्स पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा प्राइम हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल ट्रांसपोज, ये सिग्मा हो जाएगा अल्फा। सिंस ये वेरिएंस हमने निकाला है, तो वेरिएंस हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम शो कर दिए कि अल्फा प्राइम सिग्मा अल्फा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव डेफिनिट। जब भी जैसे कहे कि जेड एक नॉन नेगेटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हमेशा अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्राइम जेड अल्फा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बीच वाला टर्म जेड है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है या नॉन नेगेटिव डेफिनिट है। ये दिमाग में आप लोग हमेशा रखिएगा। ठीक है, और यह पहले प्राइम है लास्ट में अल्फा, इसका मतलब ये कोई एक सिंगल क्वांटिटी आएगा। ठीक, अब सेकंड केस लेते हैं, ओनली इफ। ओनली इफ में क्या कह रहा है कि अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है, तो प्रूफ करिए कि हमारा जो सिग्मा है वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स हमको क्या लाना है, सिग्मा, जबकि हमको पता है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, अगर ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है, सपोज सिग्मा इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनिट यानी नॉन नेगेटिव डेफिनिट ऑफ रैंक आर। ठीक है, ये सिग्मा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जनरली ये पी क्रॉस पी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रैंक है वो आर है, तो रैंक पी के इक्वल भी हो सकता है, कम की किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, अगर ये मान लीजिए कि 3 क्रॉस 3 का है, तो मैक्सिमम 3 होगा या तो उससे कम होगा। यही मान लेते हैं आर। तो एक थ्योरम होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, कहता है कि अगर कोई एक मैट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स का रैंक आर हो, ठीक है, ठीक है, मतलब वो फुल कॉलम रैंक हो। ध्यान दीजिएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, पी क्रॉस आर का, और ये मैट्रिक्स फुल कॉलम रैंक है। फुल कॉलम रैंक का मतलब जो इसका रैंक होगा वो मिनिमम क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो उस केस में तो मतलब रैंक ऑफ सी क्या होगा, आर। एन लेते हैं, मिनिमम रैंक क्या होता है, मिनिमम ऑफ एम एन लेते हैं, एम नंबर ऑफ रो कॉलम होगा, तो जो मिनिमम होगा, तो अगर वो पूरा, अगर यहाँ पे मान लीजिए सी पी क्रॉस 2 है, अगर वो 2 आता है तब तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि वो फैक्टराइजेशन थ्योरम को फॉलो करेगा, और उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं सी सी डैश, वेयर सी सी डैश सिग्मा, अगर हम पी क्रॉस पी कह रहे हैं तो ये भी तो मल्टीप्लाई होने के बाद पी क्रॉस पी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी है तो ये पी क्रॉस आएगा, सी डैश में भी क्या होना, पी होगा, तो बीच में किसमें रैंक आर है तो तोड़ देंगे, पी क्रॉस आर, आर क्रॉस पी।
फैक्टराइजेशन थ्योरम का यही होता है कि अगर हमको सिग्मा को ब्रेक करना है दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो कैसे हम पता करेंगे कि कैसे ब्रेक करना है, आधे आधे करना है कि थोड़ा सा पहले को देना दूसरे को थोड़ा अधिक देना डायमेंशन, तो वो डिपेंड करेगा उसके कॉलम रैंक पे। यहाँ पे रैंक आर बता दिया, इसका मतलब ये होगा ये पी क्रॉस आर होगा, ये आर क्रॉस पी होगा। ठीक है। नाउ लेट अ रैंडम वेरिएबल वाई, वेक्टर वाई, हमने एक रैंडम वेक्टर वाई मान लिया और उसका कह दिया कि मीन जीरो है और कोवेरियंस कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि आर क्रॉस आर है, मतलब 1 0 0 1 0 0, यहाँ डॉट में आर, ये आर क्रॉस आर का होगा। ठीक है, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया एक्स इजकल टू सी वाई। अब इस एक्स का हमने एक्सपेक्टेशन लिया। ठीक है, ध्यान देना हमने एक्स क्यों लिया, हमने सिग्मा लिया, हमको पता ही क्या है नॉन नेगेटिव डेफिनिट। अगर नॉन नेगेटिव डेफिनिट तो एक फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज होता है। हमने मान लिया कि इसको ब्रेक किया सी सी डैश पे, और साथ में ये कह दिया कि जो सी का रैंक है वो आर है, तो ये पी क्रॉस आर या आर क्रॉस पी होगा। अब हमने एक नया वेरिएबल वाई लिया और कहा कि इसका मीन जीरो कोवेरियंस आइडेंटिटी है विथ रैंक ऑफ आर। तो इसका मतलब है कि अब हमको कोवेरियंस ऑफ एक्स दिखाना है, तो सिग्मा अगर ये दिखा दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने एक मान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इजकल टू सी वाई, जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वाई जीरो एक्सपेक्टेशन, सी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होगा तो जीरो हो जाएगा। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स निकाल लीजिए, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स निकालिएगा तो कोवेरियंस ऑफ सी वाई। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोवेरियंस ऑफ ए एक्स हो तो ए निकलता है, फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स होता है, फिर ए डैश, यही है। को सी निकल जाएगा, फिर कोवेरियंस ऑफ वाई हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। कोवेरियंस ऑफ वाई हमने मान रखा है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी सी डैश हो जाएगा। और सी सी डैश हमारा क्या है, यहाँ पे सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। सो सिग्मा इज अ कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो ये हमारा एक अच्छा थ्योरम था, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये यही था कि अगर कोई कोवेरियंस मैट्रिक्स है तो वो नॉन नेगेटिव डेफिनिट होगा, यानी पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। अगर वो नॉन नेगेटिव डेफिनिट है तो कोवेरियंस होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने वेरिएंस ऑफ अल्फा प्राइम एक्स माइनस म्यू निकाल लिया। ठीक है, वेरिएंस ऑफ अल्फा प्राइम एक्स लिया, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा प्राइम एक्स माइनस अल्फा प्राइम म्यू कर सकते हैं। ठीक है, आज जब सेकेंड वाला है तो उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट थी कोवेरियंस मैट्रिक्स से रिलेटेड। जैसे यूनिवेरिएट केस में हम लोग कहते हैं कि एम एक्स टी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। अब मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा तो बस जहाँ एक्स वो वेक्टर हो जाएगा, तो एम, ये वेक्टर टी, ये वेक्टर टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी वेक्टर एक्स। बस अब यहाँ क्या है कि यूनिवेरिएट में यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होता था, अब इनका मल्टीप्लाई होने के लिए ट्रांसपोज का सहारा लेना होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स हमारा पी क्रॉस वन का है, अगर हम डायरेक्ट टी कर दें, ठीक है, हम डायरेक्ट ये मान लीजिए पी क्रॉस वन का ये भी वेक्टर है, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, पी क्रॉस वन ये दोनों सेम होना चाहिए, रो और कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे का रो, इसलिए इसको हम लिखते हैं टी ट्रांसपोज। बस यही होता है, ये नोटेशन है, कहीं यूज होगा तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद अधिक देखने ये सब काम का नहीं है। अब है आपका कि ये क्वेश्चन आता है, मुझको लग रहा है एक बार आ भी चुका है आईएएस के एग्जाम में, देख लेते हैं क्या कर कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा, तो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिएगा, ये काम की चीज है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके 2 3 3 0 1 2 2 1 5।
इस मैट्रिक्स का मैं पूछूं कि ये मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैं पूछूं कि इसका ट्रेस ऑफ ए क्या हो। ट्रेस क्या होता है? डायगोनल का सम होता है, 2 + 1 + 5। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैं 2 + 1 + 5 को क्या लिख सकता हूँ? 8। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एक यूनिट वैल्यू है, एक डिजिट है। मैंने पहले ही बताया कि अगर ट्रांसपोज पहले से स्टार्ट हो रहा है लास्ट में नहीं है तो वो एक तरह से एक यूनिट वैल्यू देता है। एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या देता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, यहाँ पे भी ट्रांसपोज है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यूनिट देगा। एक्स हमारा क्या है? p×1। एक्स ट्रांसपोज क्या होगा? 1×p। अब एक किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? p×, मतलब लास्ट में तो ×1 ही आएगा। यही पॉसिबल है कि 1×1 मतलब कोई एक यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट है, यहाँ पे ट्रेस भी एक यूनिट डिजिट देता है, तो इसलिए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। अब ट्रेस ऑफ ए बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है। तो ये ट्रेस ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हो जाएगा। ये मान लीजिए मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ट्रेस ऑफ ए बी बी होगा तो ए एक्स पहले आएगा, फिर बी बाद में, तो एक्स ट्रांसपोज आएगा। अब एक्सपेक्टेशन ट्रेस के अंदर जा सकता है, ये कांस्टेंट है, तो ट्रेस ऑफ ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन मान लिया 1। यहाँ तक हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। ट्रेस के अंदर आप आराम से एक्सपेक्टेशन ले जा सकते हैं। अब ये हमको कहाँ से मिलेगा? एक्स एक्स ट्रांसपोज। तो हमको एक फार्मूला पता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू को ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए एक्स एक्स ट्रांसपोज। ठीक है। फिर अच्छा, आप लोग कोई कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले खोलिए। एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स म्यू ट्रांसपोज माइनस म्यू एक्स ट्रांसपोज प्लस म्यू म्यू ट्रांसपोज। अब ये एक्सपेक्टेशन इन पे लगाइएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज यहाँ तो है ही। अब यहाँ पे आएगा, ये तो म्यू कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? म्यू ही होगा। तो माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज है निकालना, ये क्या हो जाएगा? म्यू डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस म्यू म्यू डैश। हमको चाहिए किसकी वैल्यू? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज की। ये जो पूरी वैल्यू है इसमें से म्यू म्यू डैश लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एच एस एक्स ट्रांसपोज ए एक्स होगा, ट्रेस ऑफ ए, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेस ऑफ ए सिग्मा प्लस ट्रेस ऑफ ए म्यू म्यू डैश। ट्रेस ऑफ ए सिग्मा एज इट इज लिखेंगे, फिर इसको हम लोग इसको ए मान लेते हैं ए म्यू को, तो बी म्यू ट्रांसपोज, तो बी एक लिख ही सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ म्यू ट्रांसपोज ए म्यू हो जाएगा। अब ट्रेस म्यू ट्रांसपोज ए म्यू लिखिए, या ये भी एक यूनिट क्वांटिटी देगा, या तो केवल म्यू ट्रांसपोज ए म्यू लिखिए, ये भी यूनिट क्वांटिटी देगा, तो दोनों सेम है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रेस ऑफ ए सिग्मा प्लस म्यू ट्रांसपोज ए। ये फार्मूला आपको याद है। फिर एक है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ एक्स, तो 5x क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर, जैसे उसमें होता था एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आई टी एक्स होता था, तो यहाँ पे बस ट्रांसपोज ले लेंगे, टी प्राइम एक्स हो जाएगा। अब कुछ डिफिनीशन है मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो डिफिनीशन है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एक वेक्टर, उसका अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा है, तो टोटल वेरिएशन इन एक्स क्या होगा? ट्रेस ऑफ सिग्मा। ध्यान से दीजिएगा। जनरलाइज्ड वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा। वो से एक एग्जांपल भी है। एक कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा है,
जिसकी ये मैट्रिक्स दी है 2x2 की। अब मैं आपसे पूछूं इसका ट्रेस टोटल वेरिएशन कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होगा। टोटल वेरिएशन जब भी पूछेगा कोवेरियंस मैट्रिक्स का, ये क्वेश्चन शायद एक बार आया भी है, तो जो भी मैट्रिक्स दिया है अगर उसका टोटल वेरिएशन पूछ रहा है कोवेरियंस मैट्रिक्स का, तो बस उसके डायगोनल को आप क्या करिए सेम। ट्रेस ऑफ सिग्मा क्या होता है, ट्रेस का मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल का सम। ये ट्रेस ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5। फिर अगर पूछ रहा है कि जनरलाइज वेरिएंस ऑफ वेक्टर एक्स, तो उसके लिए आप क्या लीजिए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ले लीजिए 2 - 1 - 1 3। हमने पहले ही बताया कि जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए -1 = 5। तो टोटल वेरिएशन इन एक्स क्या होगा, 5 होगा। टोटल जनरलाइज्ड वेरिएंस इन एक्स क्या होगा, जनरलाइज्ड वेरिएंस 5 होगा। तो ये अब तक पूरा एक कॉन्सेप्ट रहा जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, पार्टीशन कैसे करते हैं, और एक प्रूफ देखा कि अगर सिग्मा है तो वो नॉन नेगेटिव डेफिनेट होता है। उसका हमने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से प्रूफ किया। और टोटल वेरिएशन और जनरलाइज्ड वेरिएशन के बारे में लोग जाने।